नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। दिल्ली के दयालपुर में 4 मंजिला इमारत ढहने से 4 लोगों की मौत, कई घायल। मलबे से अब तक 14 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का करेंगे दौरा। कल मालदा में मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मिलकर जाना उनका दर्द। आज है विश्व लिवर दिवस। लिवर की बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना है उद्देश्य। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में करना है संबोधन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का करेंगे उद्घाटन। 4 दिन तक चलने वाले आयोजन में 25,000 से अधिक खिलाड़ी और खेल प्रेमी होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। गुजरात, दीव, दमन, दादरा और नागर हवेली के लिए 7 दिन तक भीषण गर्मी और धूल भरी आंधी की चेतावनी। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ और बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां उत्तर पूर्वी इलाके में आज सुबह बड़ा हादसा हुआ है। राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके के दयालपुर में एक इमारत अचानक ढह गई। 4 मंजिला इस इमारत के ढहने से 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 14 लोगों को बचा लिया गया। मलबे के नीचे अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। इमारत गिरने की खबर मिलते ही डॉग स्क्वाड, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। लोगों की भीड़ भी जुट गई। पुलिस ने लोगों के साथ मिलकर बचाव अभियान चलाया। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश जारी है। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ मुकेश शुक्ला जुड़ गए। मुकेश, मुस्तफाबाद का जो ये दयालपुर इलाका है जहां ये हादसा पेश आया है, इस वक्त उसको लेकर क्या ताजा अपडेट है और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन मिशन मोड में चलाया जा रहा है? आंचल, ये तकरीबन रात 2:30 बजे की वारदात है, जब ये बहुमंजिला इमारत जो 60 गज के एरिया में बनी थी, जिसमें 23 लोग रहते थे, कुल किराएदार और मकान मालिक मिला करके। दिल्ली पुलिस की जानकारी के मुताबिक 14 लोगों को कुल रेस्क्यू किया जा चुका है। 4 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, जिसमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। क्योंकि बीती रात जो है वो आंधी और तूफान एक बार फिर से दिल्ली में आया था, जो कि शुक्रवार को भी देखने को मिला था, जब वहां पर भी कुछ पेड़ गिर गए थे, बिल्डिंग गिर गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मयूर विहार में मौत हुई थी। उसी तरह से माना जा रहा है कि बिल्डिंग में कुछ नमी होने के कारण ये बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो गई और उसके बाद ये हादसा हो गया, और जिसमें 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई। क्योंकि कल जो शाम को 8 साढ़े 8 के आसपास से जो आंधी आई थी, बहुत तेजी से वो आंधी आई थी, और उसमें भी कई जगह पेड़ गिरने की खबरें थी दिल्ली एनसीआर के इलाके में। और उसी का जो इम्पैक्ट है वो माना जा रहा है कि ये बिल्डिंग जो थी ये कहीं ना कहीं उसी का शिकार हुई और उसके बाद ये कोलैप्स कर गई। लेकिन अभी जो है विस्तृत जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस ने बोला है कि अभी वो वेट कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि बिल्डिंग में एक्चुअल क्या प्रॉब्लम थी। एनडीआरएफ की टीम वहां पर है, दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, डॉग स्क्वाड जो है वो मौजूद है, और जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करके जो लोग बचाए जा सकते हैं उनको नजदीक के अस्पताल में ले जाया जा रहा है। कुछ लोगों को ऑलरेडी शिफ्ट किया गया है, कुछ लोगों को और शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, और ये मलबे के अंदर खोजने की कोशिश की जा रही है। कोई और तो व्यक्ति इसके अंदर नहीं फंसा हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो बहुत जर्जर हालत में इस समय हो रखी है वहां पर जो गिरी है, और मलबा जो है वो जहां तहां बिखरा हुआ है। आसपास की बिल्डिंग भी खाली कराई गई है। बिल्कुल, सबसे अहम बात यह है कि राहत और बचाव का कार्य जारी है, लेकिन कई लोगों के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है। इसके लिए एनडीआरएफ को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है? बिल्कुल, एक संकरी इलाका है नॉर्थ ईस्ट का। अगर आप देखेंगे वहां पर मुस्तफाबाद का ये जो इलाका है, यहाँ पर पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गलियां बहुत छोटी हैं, और जो ये बिल्डिंग है ये कोलैप्स होने के बाद मलबा जो है उसको हटाना और एक एक व्यक्ति का वहां पर पता लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टोटल 23 मेंबर्स हैं, बट पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन ये जानने की कोशिश कर रहा है उस रात उस बिल्डिंग में कितने लोग थे, जिसमें से जो पुलिस बता रही है 14 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। जो बचे हुए लोग हैं, क्या वो
23 मेंबर्स में पूरे 23 मेंबर वहां पर मौजूद थे या कुछ लोग बाहर भी थे, ये सब जांच की जा रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर दिया जाएगा, फर्दर डिटेल्स शेयर की जाएगी कंसर्न अथॉरिटी के हिसाब से। लेकिन दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जो अवैध रूप से वहां पर निर्माण किया गया। आप देखिए 60 गज के प्लॉट में बहुमंजिला 4 मंजिला इमारत आपने बना दी है, उसकी नींव कैसी होगी, उसकी फाउंडेशन कैसी रखी गई होगी, क्या हालत होगी जिस वजह से बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, और आसपास की भी बिल्डिंग को इसी तरह से खाली करा लिया गया है कि कोई और फर्दर हादसा ना हो जाए। अब ये तो आंचल निकल करके सामने तब आएगा जब पुलिस अपनी जांच में इस रिपोर्ट को फाइल करेगी और बताएगी। थोड़ी देर में डीसीपी से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें कारण थे इस बिल्डिंग के कोलैप्स होने के। चलिए, तो मुकेश आप नज़र बनाकर रखिएगा, आगे भी हम इस पूरे मामले पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते आगे और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का दौरा करने वाले हैं। इससे पहले राज्यपाल ने कल मालदा में मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मिलकर उनका दर्द जाना। इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी मालदा का दौरा कर मुर्शिदाबाद में हिंसा की वजह से घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर पलायन करने वाले पीड़ितों से मुलाकात की। इस हिंसा के बाद से ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो हिंसा को समय से रोकने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध में बीते दिनों पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसा हुई थी, जिसके बाद कई परिवारों को पलायन करना पड़ा, तो कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। देखिए रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद की हिंसा का सच, राज्यपाल ने जाना पीड़ितों का हाल, महिला आयोग ने भी जाना दर्द, पीड़ितों को इंसाफ का भरोसा। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों का दर्द ये दास्तां बयान कर रहा है कि अपने देश में भी शरणार्थी बन गए हैं। उनका कहना है कि वो हमारे पड़ोसी थे, बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन सब लूट ले गए। अब अपने देश में भी बेगाने से हो गए हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के दर्द को बांटने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मालदा पहुंचे, तो वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी पीड़ितों का दर्द सुनने मालदा पहुंची। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बाद फैली हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस मालदा पहुंचे। राज्यपाल सियालदाह रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए मालदा पहुंचे। मालदा में राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद हिंसा से प्रभावित लोगों से राहत शिविरों में मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मुर्शिदाबाद यात्रा टालने का आग्रह किया था, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। राजभवन सूत्रों के अनुसार शनिवार को राज्यपाल शमशेरगंज, धुलियाना, सुत्ती और फरक्का जैसे इलाकों का दौरा कर सकते हैं। इन इलाकों में हाल ही में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई थी। राज्यपाल की मृतकों के परिजनों से मिलने की योजना है। मालदा पहुंचने पर राज्यपाल ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर राज्य को मदद की जरूरत है तो हम केंद्रीय बल भेजने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंसा की घटनाएं लंबे समय से हो रही हैं और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। All of them told me they should go back at the earliest. For that they said, number one, we want protection, sense of security. Number two, our houses have been damaged, gutted, we want houses. Number three, they want something to our livelihood. These are issues which they raised. Some common issues they raised was. इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक दल ने मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित लोगों से मालदा के शरणार्थी शिविरों में मुलाकात की। एनएचआरसी ने हाल ही में मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में भड़की हिंसा का स्वतः संज्ञान लिया था। एनएचआरसी ने प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा और कथित मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में एक औपचारिक शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की है। एनएचआरसी ने निर्देश दिया है कि 3 सप्ताह के भीतर एक विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश की जाए। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी मालदा के शरणार्थी शिविरों का दौरा किया और शरणार्थियों से मुलाकात की। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि सभी पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण की जरूरत है और इनके हालात काफी खराब हैं। यहाँ पे इस कैंप महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सभी को मैं मिली हूँ। उनके साथ क्या बीती है इसके बारे में उन्होंने अभी मुझे बताया है, अवगत किया है। हम उनके साथ बात भी कर रहे हैं, पर मैं इतना एक ही बात कहूँगी कि जो वो बात कह रही है, ये बात बहुत कल्पना के बाहर से है। इन महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है
इनके घर भी जले गए हैं, इनसे फोर्सफुली इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, इनके साथ अनेक सेक्सुअल असॉल्ट भी हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में स्कूल के कैंप में रह रहे लोगों को स्थानीय निकाय द्वारा जबरदस्ती कैंप से निकालने की कोशिश की जा रही है। कैंप में रह रहे लोगों ने कैंप से निकालने के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। वो शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें जेल जैसी स्थिति में रखा गया है। मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज, सुती, धुलियाना और जंगीपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों में हुई हिंसक झड़पों के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। कई स्थानीय निवासी अपनी जान बचाने के लिए अपने घर छोड़कर भाग गए और उन्होंने पड़ोसी मालदा जिले में बनाए गए शिविरों में शरण ली। ये हिंसा केंद्र सरकार द्वारा हाल में वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के खिलाफ व्यापक विरोध के बीच हुई। मुर्शिदाबाद में हिंसा के मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने 20 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। हाई कोर्ट ने विस्थापितों की वापसी के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया और प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। प्रसन्नजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और कहते हैं कि लिवर शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, इसके लिए इसे स्वस्थ रखना ज़रूरी है। वर्तमान दौर में बदलती जीवन शैली, भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत खानपान से लिवर खराब होने की समस्या बन रही है। लिवर की बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है और आज विश्व लिवर दिवस के अवसर पर यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो आज लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। इस खेल आयोजन में 25,000 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है। इस महोत्सव में जूनियर और सीनियर दोनों श्रेणियों के लिए एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, मुक्केबाजी और ताइक्वांडो प्रतियोगिताएं होंगी। स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथियों के समक्ष कलीरिपट्टू, योग, मलखम्ब का प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर राजनाथ सिंह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके बाद रक्षा मंत्री शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं, प्रबुद्धजनों और नागरिकों के साथ संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में करीब 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करने वाले हैं। सीएम योगी करीब 1500 करोड़ रुपए की 147 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में रोड कनेक्टिविटी, पर्यटन और बुनियादी ढांचा विकास शामिल है। बांसगांव में 50 बेड का नया अस्पताल बनेगा और मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर को अपग्रेड किया जाना है। वहीं अमृत कार्यक्रम के तहत सीवरेज परियोजना का भी लोकार्पण किया जाएगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेन 2025 का परिणाम घोषित हो चुका और एग्जाम में भाग लेने वाले छात्र एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भर नतीजों की जांच करने के साथ स्कोर कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स लिस्ट भी जारी कर दी गई। राजस्थान से MD अनस और आयुष सिंघल, पश्चिम बंगाल से अर्जुस्मन नंदी और देवदत्त माझी, महाराष्ट्र से आयुष रवि चौधरी और विशद जैन समेत कुल 24 अभ्यर्थियों ने 100% का NTA स्कोर प्राप्त किया। इनमें दिल्ली से दक्ष और हर्ष जैन के अलावा UP के श्रेयस लोहिया और सौरभ का नाम भी शामिल है। आपको बताएं कि JEE एडवांस प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए अभ्यर्थी को IIT में दाखिला मिलता है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को 12वीं कक्षा में कम से कम 75% अंक लाना अनिवार्य है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं मिजाज मौसम से जुड़ी हुई। उत्तर पश्चिम भारत में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात, दीव, दमन, दादरा और नागर हवेली के साथ अगले 7 दिनों के लिए मौसम संबंधी चेतावनी जारी की। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भीषण गर्मी और धूल भरी स्थिति रहने का अनुमान है। इसके साथ ही राजकोट और कच्छ के अलग अलग स्थानों में आज और 20 अप्रैल को सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी गुजरात में लू की स्थिति और धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश होने की आशंका है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड में तेज हवाएं चलेंगी और गर्ज के साथ वर्षा हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ आंधी, तूफान, ओलावृष्टि की चेतावनी दी। कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने तूफानी हवाओं की चेतावनी दी है। 30 महीने पहले नामीबिया से भारत लाकर मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए चीतों को अब दूसरा घर मिलने जा रहा है। सब ठीक रहा तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य उसमें 20 अप्रैल को 2 चीते छोड़े जाएंगे। दूसरे चरण में इनकी संख्या बढ़ जाएगी। ये देश के अंदर एक दूसरे रहवास स्थल में जाने वाले चीतों की पहली शिफ्टिंग होगी, जो पालपुर कूनो नेशनल पार्क से की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। देश में पहली बार होगी चीतों की शिफ्टिंग। चीतों को मिलेगा दूसरा घर। गांधी सागर अभयारण्य में अटखेली करेंगे चीते। देश के दिल मध्य प्रदेश में चीतों का दूसरा घर यानी गांधी सागर अभयारण्य जल्द ही चीतों से आबाद होने जा रहा है। इसकी औपचारिक तारीख तय कर ली गई है। आगामी 1 सप्ताह में कूनो नेशनल पार्क से पहले 2 चीते यहां लाए जाएंगे और गांधी सागर वन क्षेत्र में छोड़े जाएंगे, जिसका काम लगभग 2 साल पहले शुरू हुआ था, जो अब अंतिम रूप ले चुका है। इस ऐतिहासिक कदम के लिए चीता स्टीयरिंग कमेटी ने अनुमति दे दी है। कूनो नेशनल पार्क के बाद देश का गांधी सागर अभयारण्य चीतों का दूसरा रहवास स्थल हो जाएगा। लगभग हमारी तैयारियां हो गई और एरिया जो है वो 64 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है। फेंस एरिया हमारा कवर्ड एरिया है। उसमें से अभी 15.4 हेक्टेयर में हम इसको स्टार्ट करेंगे। एक पार्टीशन में फर्स्ट जो खेमला पार्टीशन है उसमें चालू करेंगे। अभी स्टार्टिंग में तो कूनो से ही, क्योंकि कूनो में बहुत अच्छी ब्रीडिंग हुई है, तो वहीं से इसका प्लान बन रहा है। स्टार्टिंग में अभी जो हमारी जो जानकारी है कि 2 चीतों को स्टार्ट किया जाएगा उस पार्टीशन में। गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को लाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। चीतों के लिए शेड बनाए जा रहे हैं। वहीं उनकी देखरेख के लिए अस्पताल का भी निर्माण किया जा रहा है, ताकि वन्य जीवों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। गांधी सागर को चीतों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण जगह माना जा रहा है। इसका लक्ष्य कूनो गांधी सागर क्षेत्र में 60 से 70 चीतों की आबादी बनाना है। चीते आने की तैयारी है। चीते आ जाएंगे अभी थोड़े दिन में यहाँ पे। और जैसे क्यू में पिंजरे बनाए हैं, इधर गुमटी बनी है रहने के लिए इनके, इधर हॉस्पिटल बन रहा है, इसमें ट्रीटमेंट के लिए बनाया जा रहा है बड़ा। आगे हॉस्पिटल है, पीछे ट्रीटमेंट के लिए बड़ा बनाया जा रहा है। इसमें वहाँ पे चीतों के लिए अपने पिंजरे बनाए गए हैं। उनको खाना डालने के लिए अलग से गेट बनाया गया है। उसको रखने के लिए अलग गेट है। उनको बाहर निकालेंगे तो वो अलग गेट है। बड़े पिंजरे अलग है उनको जो पकड़ने के लिए है। हॉस्पिटल के लेके अभी तैयारी चल रही है। बाड़ा पीछे बन रहा है, कंप्लीट हो रहा है। देश के अंदर कूनो ही एकमात्र वन स्थान है जहां चीते हैं। ऐसा पहली बार है जब देश के अंदर एक से दूसरे रहवास स्थल पर चीतों की शिफ्टिंग होगी। अभी मध्य प्रदेश के पास 26 चीते हैं। इनमें 12 वयस्क और 14 शावक हैं। इन 26 चीतों में से 17 पालपुर कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में घूम रहे हैं, जिनमें 11 शावक और 6 वयस्क चीते शामिल हैं। इस शिफ्टिंग का मकसद चीतों की संख्या बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। बात राजस्थान की, जहां कुएं, तालाब और बेरियों जैसे परंपरागत जल स्रोत यहां लोगों और पशु पक्षियों की प्यास बुझाने का साधन रहे हैं। इन जल स्रोतों को बचाने और जीवित रखने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। ऐसा ही एक अनूठा प्रयास किया गया है जैसलमेर के सानवता गांव के लोगों ने। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के लिए कहा जाता था कि साहब घी का घड़ा मांग लीजिए, लेकिन पानी नहीं। उस वक्त प्यास बुझाने का एकमात्र साधन थे कुएं, तालाब, बेरियों जैसे परंपरागत जल स्रोत।
परंतु आधुनिकता के दौर में 35 साल से यह स्रोत दुर्दशा के शिकार है। लेकिन अब जैसलमेर के सानवता गांव के स्थानीय बाशिंदों व सामाजिक संस्थानों ने मिलकर करीब 1 साल पहले अनूठी पहल करते हुए परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण, संवर्धन और जीर्णोद्धार को लेकर एक बेरी को मॉडल बेरी के रूप में विकसित करने का काम किया, जिससे आज ग्रामीणों की प्यास बुझाने का काम हो रहा है। इस अनूठी पहल के चलते जैसलमेर के देगराय ओरण क्षेत्र में मनियारा तला के नाम से पहचाने जाने वाली 4 बेरियों के समूह की पहली बेरी नोट बेरी से की गई है। ये 4 बेरियों का समूह है जो कि आसपास के 12 से 15 गांव के लोग अपनी प्यास बुझाते थे। इनमें से कुछ बेरियां 500 से 700 साल पुरानी हैं, तो कुछ उससे भी ज्यादा समय पहले बनी थी, जिसका प्रमाण यहाँ लगे गोवर्धन के शिलालेखों से मिलता है। हमने 150 फीट पे जो पानी था बेरी को, उसको साफ किया। पूरी बेरी को 280 घंटे श्रमदान कर सफाई करी गई और 10 टन मलबा निकाला। और अभी उस बेरी में पीने योग्य पूर्ण पानी है। बेरी जो थी पूरी जर्जर अवस्था में थी, उसको पूरी तरह से रिपेयर किया गया। इसमें 5 से 7 दिन लगे और मॉनसून से पहले हमने ये बेरी स्टार्ट कर दी। करीब 500 साल या उससे ज्यादा पुरानी नोट बेरी गांव के सुथार समाज के एक परिवार ने तैयार करवाई थी। यह बेरी आज आधुनिक युग में भी कारगर स्रोत साबित हो रही है। यह 150 से 200 फीट तक गहरी है। इसकी सतह में एक बड़ा सा कमरा बना हुआ है। दीवारों में झरने की तरह रिसाव होकर बूंद बूंद पानी टपकता है। सालों पहले बिना मशीनरी इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा करना किसी अजूबे से कम नहीं रहा होगा। इन परंपरागत जल स्रोतों को बचाने की शुरुआत हो चुकी है। नोट बेरी का संरक्षण कर उसका जीर्णोद्धार एक मॉडल के रूप में किया गया है, ताकि लोग इससे प्रेरित हों और प्रदेश भर के जल स्रोतों को बचाया जाए। मनिहारा तला है देगराय ओरण के अंदर, फतेहगढ़ तहसील में जैसलमेर के, तो उसको जो है पिछले साल जो है जन सहयोग से और आई लव जैसलमेर फाउंडेशन और उनके सहयोगियों ने जो है उसको पूरा जीर्णोद्धारित करवाया है। और काफ़ी उसके अंदर जो है कुएं जैसे बेरी को साफ करवा के उसके आसपास जो टूट फूट थी उसको सही करवाया है और वहाँ से अब महिलाएं जो है पानी निकाल रही हैं। तो एक सुखद है अनुभव रहा है वो। साल 2024 में आई लव जैसलमेर नामक संस्था ने फियरलेस फाउंडेशन फॉर आर्ट्स के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं और ओरण बचाओ टीम के साथ जल एवं पर्यावरण संरक्षण पर कला कार्यशाला की थी। इस पहल की वजह से बेरी बेरी अब 12 गाँव की आबादी और 5000 से अधिक ऊँटों का जल स्रोत बन चुका है। राजस्थान से सुधांशु सारस्वत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अमेरिका और इटली ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को इस सदी की सबसे बड़ी आर्थिक एकीकरण और संपर्क परियोजना के रूप में बताया। एक संयुक्त बयान में कहा गया कि ये गलियारा भागीदारों को जोड़ेगा और इससे भारत और खाड़ी देश, इजराइल, इटली, अमेरिका तक आर्थिक विकास का जो एकीकरण है उसे प्रोत्साहन मिलना तय है। वाशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति और इटली के प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक बैठक के बाद ये संयुक्त बयान जारी किया गया। बयान के अनुसार अमेरिका और इटली भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये भागीदार देशों को बंदरगाहों, रेलवे, समुद्र के अंदर केबल से जोड़ेगा और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। दोनों नेताओं ने पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को प्रोत्साहन देने, सुरक्षा, आर्थिक तकनीकी मुद्दों पर अमेरिकी इटली रणनीतिक गठबंधन को और प्रगाढ़ करने के साथ साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना जो है, जिसके लिए 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, उसके माध्यम से औपचारिक रूप दिया था। बात क्रिकेट की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स के साथ। ये मैच अहमदाबाद में खेला जाना है। दिल्ली की टीम ने अपने पिछले मैच में सुपर ओवर में राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त दी। दिल्ली की टीम 6 मैचों में से 5 जीतकर 1 हार के साथ 10 अंक को लेकर शीर्ष पर काबिज है। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम 6 मैच में से 4 जीतकर 2 हार के साथ 8 अंक को लेकर दूसरे स्थान पर। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से। ये मैच जयपुर में खेला जाएगा। राजस्थान की टीम इस बार रंग में नजर नहीं आ रही और टीम अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 5वें स्थान पर। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।